हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आप सभी को क्रेजी जीके ट्रिक के पूरी टीम की तरफ से हिंदू नववर्ष, गुड़ी पड़वा और ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के लिए दोनों ही त्योहार के उपलक्ष्य में क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर सभी कोर्सेज अप टू 90% तक ऑफ में अवेलेबल है। तो आप चेकआउट कीजिए। दोनों ही एप्लीकेशन की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और चेकआउट जरूर कीजिएगा, क्योंकि सारे एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज आपको वहां पर बहुत ही नॉमिनल प्राइस में अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर को। इसकी पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, क्रेजी जीके ट्रिक पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड तक सेशन को देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक हम चलते हैं 31 मार्च के हमारे करंट अफेयर पर। मंथ का लास्ट डे है आज 31 मार्च। तो हमारा क्वेश्चन है, सरस्वती अवार्ड से साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है 34th सरस्वती सम्मान 2024 किसे दिया जाएगा। देखिए, अभी अनाउंस किया गया 2025 में, लेकिन ये 2024 के लिए अवार्ड है। 34th सरस्वती सम्मान जो कि दिया जाएगा महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को। इनकी बात करें, साधु भद्रेश दास की, तो संस्कृत के बहुत ही फेमस स्कॉलर हैं और इसके अलावा एक इंडियन फिलोसोफर है। देखिए, इंडियन कल्चर में दर्शन शास्त्र बहुत ही फेमस रहा है। फॉर एग्जाम्पल सांख्य दर्शन, पतंजलि का योग दर्शन, चारवाक दर्शन, तो काफी दर्शन फेमस रहे हैं मानव जीवन को जीने के लिए। तो इसी प्रकार के एक फिलोसोफर संस्कृत भाषा के भी हैं, जिनका नाम है साधु भद्रेश दास। संस्कृत भाषा में इनकी बुक बहुत फेमस है, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, और इसी बुक के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है, 34th सरस्वती सम्मान 2024 के लिए। अब देखिए, इस अवार्ड से यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्टार्ट कब किया गया और देता कौन है। तो इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी 1991 में, के बिरला फाउंडेशन, इसके द्वारा हर साल यह अवार्ड दिया जाता है। कौन सी लैंग्वेज में? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करती है। उन 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से किसी भी एक लैंग्वेज में 10 सालों तक अगर किसी ने अच्छा योगदान दिया है, उनकी बुक्स बहुत पब्लिश हुई है, अच्छी रही है, तो ऐसे किसी व्यक्ति को सरस्वती सम्मान दिया जा सकता है। सबसे पहली बार 1991 में यह अवार्ड दिया गया था डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिता हैं। इसके अलावा 2023 में जो 33 सरस्वती सम्मान था, वो एक मलयालम लेखक को दिया गया था, जिनका नाम है प्रभा वर्मा, है ना। इनकी रुद्र सातविकम एक नोवेल बहुत फेमस हुआ था, उसके लिए प्रभा वर्मा को 33 सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था 2023 के लिए। और अब 2024 के लिए किसे दिया गया? 34th सरस्वती सम्मान साधु भद्रेश दास को। आगे आ जाएंगे, भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। यहां पर बात हो रही है इंडियन बैंक एसोसिएशन की। भारतीय बैंकों का एक संघ है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिप्रेजेंटेटर होता है ना किसी ग्रुप की तरफ से, एक कोई मुखिया, उसी तरीके से जो इंडियन बैंक से, चाहे कमर्शियल बैंक हो, गवर्नमेंट बैंक हो, उनका एक इंडियन बैंक एसोसिएशन है, जो कि बैंकों के अधिकारों के लिए या बैंकिंग संस्था के अधिकारों के लिए इंडिया में काम करता है। तो ऐसी जो भारतीय बैंक संघ है, इंडियन बैंक एसोसिएशन, उसके हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं CS शेट्टी। इनका आपने पहले भी नाम सुना होगा, CS शेट्टी का। इनका पूरा नाम सुनेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा ये कौन है। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। वर्तमान में ये चेयरमैन के पद पर हैं SBI के। तो SBI के चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को इंडियन बैंक एसोसिएशन का हाल ही में चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। साथ ही साथ 3 डिप्टी चेयरमैन की भी नियुक्ति की गई। अब इंडियन बैंक एसोसिएशन काम क्या करता है, आपको समझ में आ गया। प्रतिनिधित्व संस्था है ये भारत में बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, इनके अधिकारों के लिए भारतीय बैंक संघ काम करता है। स्थापना की गई थी 26 सितंबर 1946 में और हेडक्वार्टर देखने को मिलता है महाराष्ट्र के मुंबई में।
247 बैंकिंग कंपनीज अभी इसकी मेंबर हैं। यहां पर एसबीआई के चेयरमैन थे चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, तो यहां पर एसबीआई की बात की जाएगी तो सही रहेगा। इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा गवर्नमेंट बैंक है ना, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलता है और चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी वर्तमान में इसके चेयरमैन के पद पर हैं, जो कि भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। सबसे पहली बार एसबीआई, अगर हम इतिहास उठा के देखते हैं ना, तो 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता या कलकत्ता के रूप में देखने को मिला था, सबसे पुराना कमर्शियल बैंक था। आगे चलकर 1921 में बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कोलकाता को मर्जर, तीनों बैंकों का मर्जर किया गया और एक नया बैंक उभर के आया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और आगे चलकर आजादी के बाद 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो ये इतिहास है एसबीआई का, जो कि 1806 से देखने को मिलता है। हाँ, तो गुड़ी पड़वा के बारे में आपको बता ही चुका हूं। सेल आप सभी के लिए चल रही है क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर। अप टू 90% तक सभी कोर्सेस आपके लिए मिल जाएंगे आपको देखने को। बहुत ही नॉमिनल प्राइस है अभी के लिए, तो आप जल्दी कीजिए। दोनों ही एप्लीकेशन को या तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या फिर एप्लीकेशन में या फिर कमेंट में मैंने आपको दोनों ही एप्लीकेशन की लिंक दे दी है, वहां पर जाकर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। सभी पीडीएफ और कोर्सेस आप जो भी आपको अच्छा लगे वो आपके लिए बहुत ही नॉमिनल प्राइस में अवेलेबल है। कोई भी आपको हर्डल आता है, कोई भी आपको डाउट आता है, तो आपको हेल्पलाइन नंबर नीचे रहता है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। डन, आगे बढ़ेंगे। समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास इंद्र 2025 का 14th एडिशन किसके बीच आयोजित किया गया? तो एक नेवल एक्सरसाइज है दो देशों के मध्य में, इंद्र नाम की। इसका आयोजन किया जाता है इंडिया और रशिया के मध्य में। अभी इंद्र 2025 का 14th एडिशन आयोजित किया जा रहा है। कहां, किसके मध्य में? इंडिया और रशिया के मध्य में, दोनों देशों की नेवी के मध्य में होने वाली एक एक्सरसाइज से हो चुकी है। वैसे ये चल रही है। 28 मार्च को ये शुरू हुई थी और 2 अप्रैल को ये खत्म होगी। चेन्नई में इसका आयोजन किया जाएगा, चेन्नई के तट पर और बे ऑफ बंगाल में। 2 अलग अलग फेज है। पहला फेज चेन्नई के तट पर होगा और दूसरा फेज होगा चेन्नई में, और फिर सेकेंड फेज होगा बे ऑफ बंगाल में। तो दोनों ही जगह पर संयुक्त रूप से 2 फेज में यहां पर आयोजन किया जाएगा। एक्सरसाइज का नाम क्या है? इंद्र नेवल एक्सरसाइज। किन 2 देशों के मध्य में? इंडिया और रशिया के मध्य में। इस साल कौन सा एडिशन है? तो ये 14th एडिशन है, इसे याद रखिएगा। इसके पहले जो 13th एडिशन था ना, ये 2023 में इंडिया के द्वारा ही बे ऑफ बंगाल में आयोजित किया गया था। तो सामान्य परिस्थितियों में 2 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। भारत और रशिया के मध्य में समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास शुरुआत की गई थी 2003 में। अब यहां पर हमें इंद्र के बारे में तो पता चल गया कि ये इंद्र नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और रशिया के मध्य में, अभी 14th एडिशन आयोजित किया जा रहा है। अगर हम अदर एक्सरसाइज की बात करें जो फेमस है काफी, तो पहले तो हम बात करते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में कौन सी आयोजित की जाती है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में जो आर्मी एक्सरसाइज आयोजित की जाती है वो है ऑस्ट्रा हिंद के नाम से। फिर नेवल एक्सरसाइज ऑसिंडेक्स के नाम से आयोजित की जाती है। इंडिया और बांग्लादेश के मध्य में आर्मी एक्सरसाइज आयोजित होती है संप्रीति के नाम से। फिर इंडिया बांग्लादेश कॉर्पेट के नाम से एक नेवल एक्सरसाइज आयोजित की जाती है इंडिया और बांग्लादेश के मध्य में, और एक एयरफोर्स एक्सरसाइज टेबल टॉप एक्स के नाम से आयोजित की जाती है। इंडिया और चाइना के मध्य में आर्मी एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता था, जो कि पिछले कई सालों से बंद है क्योंकि दोनों देशों के मध्य में बहुत ज्यादा मतभेद देखने को मिलता है। यह है हैंड इन हैंड, इंडिया और चाइना के मध्य में आयोजित की जाती है आर्मी एक्सरसाइज। इंडिया और फ्रांस के मध्य में आर्मी एक्सरसाइज से शक्ति, नेवल एक्सरसाइज से वरुणा और एयरफोर्स एक्सरसाइज से गरुड़। किसके मध्य में? इंडिया और फ्रांस। बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना। इंडिया और इंडोनेशिया की बात करते तो आर्मी एक्सरसाइज से गरुड़ शक्ति और नेवल एक्सरसाइज इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पेट और समुद्र शक्ति के नाम से आयोजित की जाती है नेवल एक्सरसाइज। तो ये अदर देशों के साथ तीनों जो हमारे
सैन्य बल है, जो तीनों सेनाएं हैं उनके मध्य में जो भी एक्सरसाइज आयोजित की जाती है यहां पर क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, हर साल कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट हर साल मनाया जाता है 30 मार्च को। अच्छा, उद्देश्य नाम से समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा क्या आपको? बहुत इजी है। अगर हम उद्देश्य देखें, जो अवशिष्ट है ना, जितना भी कचरा होता है, इसको अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझें तो अवशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना, लोगों को इसके प्रति अवेयर करना, वेस्ट मैनेजमेंट को मजबूत करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में योगदान को बढ़ावा देना। किसके माध्यम से? वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से। पूरे वर्ल्ड के लोगों को वेस्ट मैनेजमेंट के प्रति अवेयर करना इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट का मुख्य उद्देश्य है। सबसे पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने दिसंबर 2022 में इसकी घोषणा की थी कि हम मनाएंगे इसको 30 मार्च को अगले साल से। तो यह शुरू किया गया, पहली बार मनाया गया 30 मार्च 2023 को, पहली बार इसे मनाया गया। 2025 की थीम की बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट की, तो टूवर्ड्स जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल्स। इसके अलावा 2024 की थीम की बात करते हैं तो टूवर्ड अ सर्कुलर फ्यूचर। तो ये दो साल की थीम को आप यहां पर याद रखिएगा। 2025 सबसे इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि ये लेटेस्ट है। रिपीट करता हूं, टूवर्ड्स जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल। म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने हाल ही में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है अभी म्यांमार में 7.7 तीव्रता का एक भूकंप आया है ना, जिसके बताया भी था मैंने आपको एक लास्ट सेशन में, आई थिंक। आसपास के सभी देशों को इसने प्रभावित किया, लेकिन सबसे ज्यादा थाईलैंड और म्यांमार यहां पर प्रभावित हुए। इसके अलावा चाइना, बांग्लादेश, इंडिया में भी पूर्वोत्तर भारत में झटकों को महसूस किया गया था भूकंप के। तो म्यांमार में काफी देखिए वहां पर नुकसान हुआ है भूकंप के कारण, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा तीव्रता होती है। अगर 6 तीव्रता के नीचे हैं तो नॉर्मली ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन अगर 6 तीव्रता के ऊपर है और 7 के ऊपर अगर आ जाता है तो यह तो फिर तबाही मचाता है। तो म्यांमार और थाईलैंड में अभी बहुत दिक्कत का सामना स्पेशली म्यांमार को करना पड़ रहा है। तो इसके बचाव के लिए, म्यांमार को भूकंप राहत के लिए इंडिया ने जो ऑपरेशन अब चलाया है वो है ऑपरेशन ब्रह्मा। इसके तहत इंडिया ने म्यांमार को राहत सामग्री भेजी है, जिसमें जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट हो सकते हैं, है ना, मेडिसिन हो सकती है, टेंट, स्लीपिंग बैग्स हो सकते हैं, ब्लैंकेट्स हो सकते हैं, फूड पैकेट, हाइजीन किट्स, है ना, जनरेटर, मेडिसिन, जितनी भी चीजें हैं, ऑलमोस्ट 15 टन्स, है ना, राहत सामग्री इंडिया ने भेजी है म्यांमार के लिए। और इस ऑपरेशन को जो नाम दिया गया म्यांमार की मदद के लिए, वो ऑपरेशन है ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है। आपको लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि भूकंप जो आया है उसके कारण थाईलैंड ने अपने यहां पर इमरजेंसी को डिक्लेयर किया है ना। थाईलैंड के पीएम है शिनावात्रा, इन्होंने देश में इमरजेंसी अनाउंस की थी क्योंकि थाईलैंड भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। अब अभी जो हमने चलाया है ऑपरेशन ब्रह्मा है म्यांमार की मदद के लिए। पहले भी हम काफी ऑपरेशंस चला चुके हैं दूसरे देशों की मदद के लिए। अगर उन पर नजर डालें तो अफगानिस्तान से भारतीयों और अफगानों को बचाने के लिए, जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया था, तब वहां से इंडियंस को निकालने के लिए, बचाने के लिए हमने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था अगस्त 2021 में। जब यूक्रेन और रशिया के मध्य में युद्ध हुआ था तो वहां से इंडियंस को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया था हमने 2022 में। कोविड-19 के समय, है ना, जो विदेशों में इंडियंस फंसे हुए थे उनको भारत लाने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत की हमने शुरुआत की थी। तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आया था 2023 में, तो इनकी मदद के लिए हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। इसके बाद टाइफून यागी आया था म्यांमार में लास्ट ईयर 2024 में, तब हमने म्यांमार की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भाव
की शुरुआत की थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट अदर ऑपरेशंस हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर चलाए गए। कारण यहां पर मैंने आपको मेंशन किए कि कारण क्या रहा। म्यांमार को प्राचीन काल में बर्मा के नाम से जाना जाता था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से बर्मा को इंडिया से अलग किया गया था। 1937 के आसपास ये इंडिया से अलग हुआ था। नेपिदा इसकी कैपिटल है। कियात यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। मिन आंग हाइंग यहाँ के पीएम और प्रेसिडेंट दोनों के पद पर हैं, जो कि म्यांमार के आर्मी जनरल थे, लेकिन तब तख्ता पलट के बाद इन्होंने प्रेसिडेंट और पीएम दोनों का ही पद अपने कब्जे में लिया और दोनों पद पर अभी यही हैं। सिक्स्थ बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? सिक्स्थ बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाने वाला है थाईलैंड में 2025 में। थाईलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा और होस्ट कंट्री भी इस बार थाईलैंड है। सिक्स्थ बिम्स्टेक समिट। अच्छा, बिम्स्टेक के बारे में आपने पहले सुना होगा। बिम्स्टेक की बात करें तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नाम से इसे जाना जाता है। जो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, उसके आसपास के 7 देशों का एक समूह है जो कि आपस में मिलकर शांति और सतत विकास के लिए काम करते हैं। तो इनकी जो बैठक होती है, जो समिट होती है, उसे बिम्स्टेक समिट के नाम से जाना जाता है। अभी 3 से 4 अप्रैल तक आयोजित की जाने वाली है नेक्स्ट मंथ सिक्स्थ बिम्स्टेक समिट थाईलैंड में। और इसके पहले जो 5th समिट थी वो मार्च 2022 में श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित की गई थी। उस वक्त क्योंकि कोविड का टाइम पीरियड था और आफ्टर कोविड 3rd वेव थी कोविड की, तो वर्चुअली इसका आयोजन किया गया था। लेकिन अब इसका आयोजन नॉर्मल किया जाएगा कहां पर? थाईलैंड में। ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन मतलब बिम्स्टेक की बात करें तो इस संस्था की स्थापना 6 जून 1997 में की गई थी। हेडक्वार्टर बांग्लादेश के ढाका में देखने को मिलता है। 7 मेंबर कंट्रीज देखने को मिलती है: बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। करंट प्रेसिडेंसी थाईलैंड के पास है मार्च 2022 से। करंट सेक्रेटरी जनरल के पद पर इंडिया है 2023 से। फर्स्ट समिट हुई थी 31 जुलाई 2004 को थाईलैंड के बैंकॉक में ही। और लास्ट समिट 2022 में कहां पर? श्रीलंका के कोलंबो में। अभी ये जितने भी देश है ना बिम्स्टेक के, उनके मध्य में बिजनेस समिट की भी शुरुआत हुई है। भारत में पहला बिम्स्टेक बिजनेस समिट 2024 में आयोजित किया गया था। नेशनल विमेन्स हॉकी लीग 2024-25 का विजेता कौन रहा? तो नेशनल विमेन हॉकी लीग 2024-25 की बात करें तो इसकी विनर टीम रही है इस बार फाइनल में हरियाणा। हॉकी हरियाणा ने हाल ही में नेशनल विमेन्स हॉकी लीग का पहला एडिशन अपने नाम किया। आंसर ले लेते हैं यहां पर, हॉकी हरियाणा। अच्छा, इन्होंने फाइनल में किसको हराया? तो हॉकी हरियाणा ने फाइनल में हराया है हॉकी ओडिशा को। 2 फेज में यह पहली लीग आयोजित की गई थी, नेशनल विमेन्स हॉकी लीग, 2 अलग अलग फेज में। ठीक है। अभी जो फाइनल हुआ है, हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा को हॉकी हरियाणा ने हराया और खिताब अपने नाम किया। फर्स्ट एडिशन का खिताब ही है। हॉकी इंडिया इसका आयोजन करवाता है। 3rd पोजीशन पर रहा है हॉकी झारखंड और 8 टीमों ने इस साल यहां पर पार्टिसिपेट किया था। 2 चरणों में पहला फेज 30 अप्रैल से 9 मई 2024 तक लास्ट ईयर आयोजित किया गया था झारखंड के रांची में, और अब लास्ट फेज आयोजित किया गया 18 से 28 मार्च 2025 तक रांची में। और जो फाइनल टेली आई है उसमें विनर कौन रहा? हॉकी हरियाणा। और रनर अप कौन रहा? हॉकी ओडिशा। तो हॉकी इंडिया क्योंकि आयोजन करवाता है तो भारत में हॉकी खेलों को गवर्न करने वाली बॉडी कौन सी है? हॉकी इंडिया। 2009 में स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर देखने को मिलता है नई दिल्ली, इंडिया, और दिलीप तिर्की वर्तमान में हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। आगे बढ़ेंगे। FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? तो FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किया जाने वाला है तमिलनाडु में।
कहां पर? तमिलनाडु। तमिलनाडु के दो पर्टिकुलर प्लेस, एक तो चेन्नई और एक मदुरई, यहां पर FIH जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में इसकी घोषणा की गई और ये इस साल 14th एडिशन है। इस साल के एंड में 28 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर 2025 तक 24 टीमों के मध्य में यह चैंपियनशिप आयोजित की जाने वाली है। और भारत में ऐसा तीसरी बार हो रहा है कि इसका आयोजन किया जा रहा है ना। 14 एडिशन हो चुके हैं, तीसरा एडिशन है जो कि भारत में आयोजित हो रहा है, क्योंकि इसके पहले 2021 में ओडिशा के भुवनेश्वर में और 2016 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में FIH जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा चुका है। भारत अभी तक दो बार इसका विनर रहा, 2001 और 2016 में, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। अच्छा, आयोजन कौन करवाता है? तो इंटरनेशनल फील्ड हॉकी कंपटीशन है जिसका आयोजन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन करवाता है। सबसे पहली बार शुरुआत की गई थी 1979 में और अब 14th एडिशन चेन्नई में 2025 में। 13वां एडिशन जो है 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। 13वां एडिशन मलेशिया में आयोजित किया गया था लास्ट 2023 में। तब विनर रही थी जर्मनी की टीम और रनर अप रही थी फ्रांस की हॉकी टीम FIH जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में। ठीक है, अभी आयोजन कहां किया जाएगा? तो अभी इसका आयोजन किया जाने वाला है चेन्नई और मदुरई, तमिलनाडु राज्य में। आगे बढ़े। गोरसाम कोरा उत्सव प्रतिवर्ष भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, उत्सव की जो इंटरनल डिटेल है वहां से क्वेश्चन यहां पर कम पूछे जाते हैं, लेकिन गोरसाम कोरा से क्वेश्चन पूछा गया। यह हर साल प्रतिवर्ष मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश राज्य में, अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में, है ना। वहां पर जो तवांग जिले में जेमीथांग घाटी है, यहां पर घोरसाम कोरा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है और यह बौद्ध सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जो भूटान और अरुणाचल प्रदेश के जो बौद्ध संस्कृति के रिलेशंस हैं उनको बढ़ाने के लिए एक मित्रता के प्रतीक के रूप में यह हर साल मनाया जाता है। तो गोरसाम कोरा फेस्टिवल इंडियन स्टेट पूछा है तो यह बौद्ध फेस्टिवल मनाया जाता है कहां पर? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। और डिटेल तो मैंने आपको मेंशन की है, लेकिन ये डिटेल नॉर्मली इतनी पूछी नहीं जाती। अरुणाचल प्रदेश के बारे में कैजुअली जान लेते हैं कि ईटानगर इसकी कैपिटल है। गवर्नर है यहां पर KT परनायक। चीफ मिनिस्टर के पद पर हैं पेमा खांडू बीजेपी के, है ना। गवर्नर पूरा नाम देखें तो केवल्य त्रिविक्रम परनायक इनका नाम है। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीटें हैं 60, लोकसभा की सीटें हैं 2 और राज्यसभा सीटें देखने को मिलती है 1। लास्ट क्वेश्चन, इंडियन ओपन 2025 भारत का पहला PSA स्क्वैश कॉपर टूर्नामेंट में महिला खिताब किसने जीता है? तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि PSA 250 से ज्यादा इवेंट इसके आयोजित होते हैं एक साल में। ठीक है, स्क्वैश टूर्नामेंट है, अलग अलग टूर्नामेंट का एक बंच है ना, जैसे पूरे साल भर चलने वाला एक टूर टूर्नामेंट के रूप में देखा जाता है। अब अभी तक ना इसका जो कॉपर टूर्नामेंट है वो कभी भी इंडिया में नहीं हुआ था, लेकिन 2025 में पहली बार है कि PSA स्क्वैश कॉपर टूर्नामेंट, जिसे इंडियन ओपन 2025 के नाम से आयोजित किया गया, इसका आयोजन किया गया था महाराष्ट्र में। और यहां पर जो विमेन्स कैटेगरी का खिताब है वो एक इंडियन ने जीता है और ये है अनाहत सिंह। तो क्वेश्चन आपको यह भी पूछा जाएगा कि अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? तो यह भारत में स्क्वैश से संबंधित खिलाड़ी है ना। तो हाल ही में इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट का समापन हुआ। अनाहत सिंह ने विमेन्स कैटेगरी का खिताब अपने नाम किया, फाइनल में हांगकांग की प्लेयर हेलेन टांग को हराकर। और यहां पर जो मेंस कैटेगरी का खिताब है वो इजिप्ट के स्क्वैश खिलाड़ी करीम इल तोरकी ने अपने नाम किया। इन्होंने एक इंडियन को फाइनल में हराया जिनका नाम है अभय सिंह। लेकिन ठीक है, मेंस और विमेन कैटेगरी पूछी जा सकती है, तो विमेन के पूछे जाने की संभावना ज्यादा इसलिए है क्योंकि वहां कोई इंडियन जीता है, अनाहत सिंह। ठीक है, यह भारत का पहला PSA स्क्वैश कॉपर टूर्नामेंट है।
पीएसए के अन्य टूर्नामेंट पहले भारत में हो चुके हैं, लेकिन कॉपर टूर्नामेंट का आयोजन इंडिया में पहली बार किया जा रहा है। कहां पर? महाराष्ट्र में किया गया, इंडियन ओपन 2025 के नाम से। और इसकी प्राइज मनी थी 53,500 अमेरिकी डॉलर। आयोजन 24 से लेकर 28 मार्च तक किया गया। यहां पर क्योंकि अनाहत सिंह विमेंस कैटेगरी में विनर रही, तो उनके बारे में कैजुअली हम जान लेते हैं। दिल्ली से आती हैं, ये स्क्वैश की खिलाड़ी है, भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी। सबसे कम उम्र में इंडियन नेशनल चैंपियन रह चुकी है स्क्वैश में। 2023 में मात्र 15 साल की उम्र में इन्होंने इंडियन नेशनल चैंपियन का स्क्वैश में खिताब अपने नाम किया था। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि 2022 में हुए थे, देश का प्रतिनिधित्व करने वाली स्क्वैश की सबसे कम उम्र की एथलीट है, 14 साल की उम्र में। एशियन गेम्स और एशियन चैंपियनशिप में 2 बार ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है। विमेंस स्क्वैश वर्ल्ड रैंकिंग में 61 रैंक पर आती है अनाहत सिंह। तो इनके बारे में जो डिटेल हो सकती थी, काफी अच्छी उपलब्धियां हैं, तो याद रखिएगा दिल्ली से आती है, स्क्वैश की खिलाड़ी है। यहां पर पीएसए स्क्वैश टूर्नामेंट है ना, एक टूर टूर्नामेंट स्क्वैश टूर के रूप में हर साल आयोजित होता है और 250 से ज्यादा टूर्नामेंट खेले जाते हैं, गोल्ड, सिल्वर और अलग अलग कैटेगरीज। कॉपर टूर्नामेंट पहली बार हुआ है इंडिया में। एटीपी और डब्ल्यूटीए जो टूर टूर्नामेंट होते हैं, उन्हीं की तरह ये स्क्वैश का टूर्नामेंट है। पीएसए स्क्वैश टूर्नामेंट के नाम से आयोजन कौन करवाता है? तो आयोजन प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन के द्वारा करवाया जाता है, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। तो यहां पर एक एक डिटेल जो हो सकती है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था लास्ट वाला, लेकिन जो भी डिटेल अनाहत सिंह से पूछी जा सकती है या टूर्नामेंट से पूछी जा सकती है कि महाराष्ट्र में आयोजित हुआ है, तो वो सारी यहां पर मैंने आपको बता दी। ओके, तो यहां पर 31 मार्च के हमारे सभी करंट अफेयर क्लियर हो जाते हैं। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन हमने डिटेल में समझा। अब क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे के क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला एबेल अवार्ड 2025 किसे दिया गया? तो यह दिया गया मसाकी काशिवारा को। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में टॉप पर कौन रहा? यह रहा हरियाणा। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में चाय निर्यातक देशों में भारत किस स्थान पर रहा? तो इंडिया रहा है सेकेंड प्लेस पर। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में टॉप 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला रोशनी नादर थी। भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय कहां बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा कहां पर? इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद में। कंप्यूटर दीदी सेंटर और दीदी की दुकान पहल किसके द्वारा चलाई जाएगी? ग्रामीण विकास मंत्रालय और यूनिसेफ युवा के द्वारा। एक प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना के द्वारा कहां किया गया? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भूकंप के बाद किस देश ने इमरजेंसी को डिक्लेयर किया? अभी मैंने आपको बताया था। कौन है ये? थाईलैंड। एलिट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ये कौन हो जाता है? रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। और लीबा जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, किन दो देशों के मध्य में व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया? तो कौन कौन से हैं ये? भारत और श्रीलंका, है ना। आंसर भी यहां पर सही हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे लास्ट डे के करंट अफेयर के आंसर। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कब किया गया? 6 अगस्त 2021 को। सिद्धू और कान्हू कौन से आदिवासी विद्रोह के नेता थे? तो ये संथाल विद्रोह जो कि 1855 में हुआ था, उसके नेता थे। प्रसिद्ध गजल गायिका गिरिजा देवी का जन्म हुआ था 1929 में। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। मकर संक्रांति किस भगवान को समर्पित त्योहार है? अटल इनोवेशन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? और भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन से संबंधित है?
तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को, सेल चल रही है आपके लिए, तो काफी नॉमिनल प्राइस में आपके लिए सभी कोर्सेस आपको वहां पर अवेलेबल है। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।